हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को कक्षा 10वीं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते है। दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 1/2, ऑप्शन सी में दिया गया है 1/√2, ऑप्शन डी में दिया गया है 1/4। आज सभी को बता दें कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आज से पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आज सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं और Q का जो मान हो 0 के मान के बराबर ना हो, तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए, बी और सी है, तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे सही होगा, तो आप √98 को ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी या 7 दूनी 14 और 14 सते 98 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचा दिया गया है √128। तो 128 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 दूनी 128, फिर हो जाएगा 32 दूनी 64, फिर हो जाएगा 16 दूनी 32, ये होगा 8 दूनी 16, ये होगा 4 दूनी 8 और फिर होगा 2 दूनी 4। तो डबल 2 का 1 2, डबल 2 का 1 2 और डबल 2 का 1 2 और एक रूट में 2 बच जाएगा। हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 √2। यहाँ पे डबल 7 का 1 7 निकल जाएगा, 1 √2 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर हम √98 को लिख सकते हैं 7 √2 और यहाँ पे √128 को हम लोग लिख सकते हैं 8 √2। तो इससे क्या होगा कि √2 से √2 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 7/8। तो 7/8 एक P/Q के रूप में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जो दिया गया है √98/128 यही होगा परिमेय संख्या। अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। आज सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बिंदु -2,2 किस पाद में होगा। आज सभी को बता दें कि कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि वो प्रथम पाद में होगा। अगर कोई भी बिंदु पहले माइनस है बाद में प्लस है तो समझ लीजिए कि वो द्वितीय पाद में होगा। कोई भी बिंदु अगर दोनों माइनस में हो तो समझ लेना है कि ये तृतीय पाद में स्थित होगा। कोई भी बिंदु का जो पहला बिंदु है वो प्लस है, दूसरा माइनस में है, तो समझ लीजिए कि ये चतुर्थ पाद में होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है -2,2, यानी पहला वाला जो है वो माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में। तो पहले माइनस दूसरा प्लस ये किस में होते हैं, तो ये द्वितीय पाद में होते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय पाद। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आज सभी को मालूम होगा
कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पे आर त्रिज्या और एच ऊंचाई होता है। लेकिन आपसे आयतन नहीं बल्कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। क्वेश्चन का सही जवाब 2 पाई आर एच हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आज सभी को द्विघात समीकरण कैसे पहचानना होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई भी ऐसा समीकरण हो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा दिखता हो या जैसा हो, तो समझ लीजिए कि वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, द्विघात समीकरण है। ऑप्शन बी भी द्विघात समीकरण है, सी भी है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है। कोई भी चर अगर आपको बटा में देखने को मिले ऐसे, या कोई भी चर के ऊपर माइनस में बटा दिया गया हो, ठीक है, तो ऐसा जितना भी चर होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 7 में कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर, इसका नाम हम लोग ए रखते हैं, इसका बी रखते हैं, इसका सी रखते हैं। तो यहाँ पे ए सी कर्ण हो गया, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। इसमें बोला गया है ए सी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में कोण बी का मान क्या होगा। यहाँ पे जो कोण बी है उसका मान क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि किसी भी त्रिभुज का अगर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो तो सम्मुख कोण समकोण होता है। अतः कोण बी समकोण होगा। समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, काफ़ी सिंपल है। दिया गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए आंकड़े को सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला संख्या लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, 3 से जस्ट बड़ा यहाँ पे कितना है, तो 5 है। 5 से जस्ट बड़ा 6 है, 6 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 8 है, उसके बाद में यहाँ पे 9 है, 9 के बाद में 10 है और 10 के बाद में 12 है। तो जितने भी संख्या यहाँ पे थे सभी संख्याओं को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे n+1/2 कौन सी स्थिति में लगाते हैं, जब यहाँ पे दोनों संख्याओं को दोनों ओर से जोड़ा लगाने पर बीच में एक संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो संख्या हमें माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो मान लेते हैं ये दोनों को हम एक लोग जोड़ा लगा देते हैं, तो इधर से भी एक जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ से भी हम लोग एक जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ से भी एक जोड़ा लगाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बीच में कोई भी संख्या नहीं बचेगा। तो आपको ऐसे ये जो ट्रिक है आपको इस ट्रिक पे काम नहीं करने वाला है। तो आप क्या करेंगे कि एक जोड़ा इधर से लगाएंगे, एक जोड़ा इधर से लगा लेंगे, तो आपको बीच में 4 संख्या बचेगा। तो एक संख्या इधर से हटा देना है और एक संख्या इधर से हटा देना है, तो बीच में आपका बचेगा 7 और 8। तो ऐसे परिस्थिति में माध्यिका का एक फार्मूला होता है कि बीच की संख्याओं का योग बटा 2। तो बीच की संख्या कितना है, 7, 8 है। तो आप लिखेंगे बीच की संख्याओं का योग यानी 7 + 8 और बटा 2। तो अब आपको क्या करना होगा कि 8 में 7 को ऐड कर लेंगे आप, ठीक है। तो 8 7 कितना होता है, 15 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 और बटा 2 लिखेंगे। और इसके बाद में आज सभी को 15 में 2 से भाग देना होगा। काफ़ी सिंपल है, 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 7.5 होगा। अब चलिए हम आप सभी को ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं कि आखिर 7.5 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की ऑप्शन डी को देखें तो 7.5 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया क्या होगी। आप सभी को बता दें कि पासा पर जो कुल अंकों की संख्या होती है वो 6 होती है। तो 2 पासा पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। उसको मैंने मान लेते हैं कि 2 पासा को एक जगह इकट्ठित करके उसको हम हवा में उछाल रहे हैं यानी फेंक रहे हैं, तो उस पर 6 आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 6 आने की अनुकूल परिणामों की संख्या 6 कितना बार आएगा, एक बार आ सकता है, आएगा भी नहीं, आ सकता है। और यहाँ पे कितना है, कुल परिणाम 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 में 6 से गुना करेंगे और बटा 1 कर देंगे।
तो एक का हम लोग एक लिख सकते हैं। 6 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 एक 36 होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1/36 होगा। कैसे हुआ, तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रायिकता का एक फार्मूला होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो जब हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 6 एक 36, कुल परिणामों की संख्या 36 आ सकता है और 6 आने के अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1/36 होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि 4 के कितने गुणाज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो ये आप सभी को एपी से क्वेश्चन लिया गया है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप सभी को कॉपी कलम की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इसका सलूशन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मोबाइल पे इसका सलूशन कर पाना संभव नहीं है। आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा और आप सभी को ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता दूंगा। तो जिसको देखना है ऐसे क्वेश्चन का वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर दशमलव प्रसार क्या होता है। और दशमलव प्रसार जो होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है, एक आवर्ती होता है। तो शांत और अशांत होने की क्या शर्त है, तो आपसे बता दें कि कोई भी ऐसा संख्या हो जिसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2n गुने 5m आता है, यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आता है, तो समझ लेना है कि उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 को गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10 किया 5 आएगा, नहीं तो 10 आएगा। 4 गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, केवल 2 आएगा, और 5 नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन 2 तो आया ना। तो कोई भी संख्या को गुणनखंड करने पे 2 आएगा या 5 आएगा, तो समझ लीजिए कि वो शांत होगा। दोनों आएगा तो भी शांत होगा, दोनों के साथ साथ दोनों भी आएगा, और अगर कोई अन्य संख्या इसके साथ आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6 को हम लोग छोड़ देंगे और 15 को देख लीजिए, 5 तियाँ 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि 5 तियाँ 15, इसे हम 3 दूनी 6 कटा सकते हैं, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, तो नीचे 5 आ गया है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कितने स्टूडेंट को लगता है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि वह होता है -b/a। तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस है तो हम लोग माइनस का माइनस लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए b का मान जरा ध्यान दीजिएगा, b का मान 7 है, आप भी यहाँ पे 7 लिखेंगे। a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a का मान हम लोग 1 लिखेंगे। आपसे बता दें कि -7 में अगर आप 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप हल कर ही सकते हैं। उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं बल्कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया था। तो आपने ज्ञात किया अल्फा प्लस बीटा का मान, तो सिंपली आप सभी को इसमें स्क्वायर कर देना है, यानी -7 को स्क्वायर कर देना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 से 49 होता है। अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो 49 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन सी में मौजूद है 49, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या होगा। चलिए हम लोग इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने का मतलब यानी दी गई समीकरणों का मूल ज्ञात करना। आप सभी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और बीच में 3 दिया गया है। तो 3 को हम लोग 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुना करने पे हमें 2 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर हम 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 भी आ जाएगा, और 1 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 3 भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन को ये पूरा कर रहा है, तो अतः 3 की जगह पे हम कितना लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। चलिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं। 1 से स्क्वायर को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, 1 से स्क्वायर
3x की जगह पे हमें लिखना है x और प्लस लिखना है 2x। हमने क्यों लिखा, तो देखिए x और 2x मिलके 3x भी हो जाएगा और 2x में अगर हम x से गुना करेंगे तो 2 भी हो जाएगा और प्लस 2 को हमने प्लस 2 सेम टू सेम लिखा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे। तो x स्क्वायर में हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे अभी भी x बचा होगा। यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होगा तो हम लोग 1 मानेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में यहाँ पे 2 मिल रहा है तो हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा। उसके बाद में प्लस 2 तो कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे हमें केवल 1 प्राप्त होगा। अब ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है तो ये दोनों को साथ भी हम लोग लिख लेंगे x प्लस 1। आज सभी को मालूम हुआ कि x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो x बराबर अगर हम लिखते हैं तो प्लस 2 है तो बराबर के इधर जाकर ये माइनस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर लिखेंगे प्लस 1 है तो बराबर को उधर जाकर ये माइनस 1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वो -1, -2 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो -1, -2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। है दोस्तों, उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल a गुने b होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लस गुने मस होता है। लस गुने मस का मतलब a गुने b होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, a गुने b। इसमें आपको कोई भी सलूशन नहीं करना है, केवल याद करना है कि महत्तम यानी HCF देगा a, b, लघुत्तम देगा a, b, तो इसका गुणनफल पूछा गया है तो सिंपली आपको दोनों में गुना कर देना है। आप सभी को मालूम होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। उसके बाद में अगला सवाल में दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, अगर हम cot a बराबर 4 लिखते हैं, ऐसे cot a बराबर अगर 4 लिखते हैं तो 3 यहाँ पे गुना में है तो बराबर के इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि साइन a का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि साइन a बराबर क्या होता है, तो ये p/h होता है। cot a बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। तो हमें p का तो मान प्राप्त हो गया है 3, लेकिन हमें चाहिए h का मान, और h का तो मान क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो जो चीज़ हमें नहीं प्राप्त है सबसे पहले हमें उस चीज़ को ज्ञात करना होगा। h ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह होता है p² यानी लंब का स्क्वायर और प्लस होता है b का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। p का मान 3 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर 3 × 9 लिखेंगे। b का मान 4 है तो 4 × 4 = 16 लिखेंगे, चूँकि 4 का हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं। तो 16 में 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और आज सभी को मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है। तो हमने 25 का वर्गमूल 5 लिख लिया है। तो यहाँ पे p का तो मान हमें 3 प्राप्त हो गया था, h का मान हम लोग याद किए हैं 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं। यानी साइन a का जो मान हमें प्राप्त होने वाला है वो 3/5 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो 3/5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 की अनुपात में हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत सालों से पूछे आ रहे हैं कि जब भी आपको दो भुजाओं के अनुपात दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है। तो जब भी आपको भुजा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, केवल आप सभी को उसमें स्क्वायर कर देना होगा। यानी 2:3 दिया गया है, दोनों में आप स्क्वायर इस प्रकार से कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जो जवाब आने वाला होगा वो 4:9 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं। ऑप्शन ए में मौजूद है 4:9, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है बिंदु ए में 3,1, बी में दिया गया 6,4 की बीच की दूरी क्या होगी। चलिए हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 हो जाएगा x1 का मान, 1 हो जाएगा y1 का मान, 6 हो जाएगा x2 का मान और 4 हो जाएगा y2 का मान। तो हमें सबसे पहले देखिए फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा कि x2 का मान चाहिए, x2 का मान 6 है तो आप 6 लिखेंगे, माइनस x1 का मान 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, दोनों काम कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान, y2 का मान 4 है तो हम 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम 4 लिख लिए हैं। उसके बाद में हमें चाहिए y1 का मान, y1 का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 6 में से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे 6 में से 3 100 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है। उसी प्रकार से 4 में से 1 को घटाइएगा तो 4 में से 1 को घटाइएगा तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो 9 में 9 को अगर आप जोड़ती हैं तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब आप सभी को 18 का गुणनखंड करना होगा। आप सभी को बता दें कि 18 का गुणनखंड कैसे करेंगे आप, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकलेगा और 1 रूट 2 रूट में ही बच जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो 3 रूट अंडर 2 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं। 3 रूट अंडर 2 ऑप्शन डी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 4, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो रॉन्ग सवाल है। यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि बहुलक उस संख्या को कहते हैं जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है। 3 को भी देखेंगे तो 3 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है, अतः ये क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें आप सभी को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहता है कि 2, 4 यहाँ पे क्या 2 रहता, नहीं तो 3 एक संख्या ज़्यादा रहता। तो वैसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 होता, नहीं तो 3 होता। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि 2 वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में हैं तो इनकी त्रिज्या क्या होगी। आप सभी को बता दें कि जब भी परिधियों का अनुपात दिया रहेगा तो आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा। तो वृत्त की परिधियाँ त्रिज्या के अनुपात के बराबर होती है, यानी 2:3 अगर क्वेश्चन में आपको परिधि का अनुपात दिया गया है तो त्रिज्या का भी अनुपात 2:3 ही होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हे दोस्तों, अगला सवाल है कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। आज सभी बहुलक ज्ञात किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल का जो मान होना चाहिए वो हमेशा समान यानी बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बराबर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में कि तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सभी को मालूम होगा कि जब भी आपसे के का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है ना, तो आपको के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे किसी बिंदु को संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 0 होनी चाहिए। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख ले बहुत बहुत धन्यवाद।